हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कानूनों की समझ। तो देखिए, भारतीय संविधान को हम समझ चुके हैं और हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है ये भी हम देख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कानून के बारे में। तो देखिए, कुछ कानूनों से तो आप भी परिचित होंगे कि देखिए, जैसे शादी की उम्र की सीमा जो है वो निर्धारित है। आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी नहीं हो सकती, एक लिमिटेशन बना दी गई है। मताधिकार की उम्र भी आप जान सकते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी संभव है कि आप जो है वो संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते होंगे। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा किसका होता है? संसद का। पिछले चैप्टर में हम ये देख चुके हैं। तो क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? इस चैप्टर में हम इस बात को समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं और क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? तो बिल्कुल होता है। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे और नागरिक होने के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या जो कानून है वो सब पर लागू होते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, इस स्थिति को पढ़ें, उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई और इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। तो क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? तो देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन का मामला है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, कानून जो होता है वो सबके लिए एक होना चाहिए। पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में जो है सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। जैसे देखिए, आप सभी को पता होगा कि कुछ ही लोगों ने जो है वो संविधान की रचना की है। तो वे ऐसा भी कर सकते थे कि अपने अनुसार जो है वो संविधान बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने ऐसे प्रावधान भी जोड़े जो कानूनों पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, जो हमारा कानून है वो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। और कानून के शासन का ही मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या कोई भी धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी के लिए समान कानून है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है और सज़ा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है, जिसमें जो है व्यक्ति के अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? तो देखिए, प्राचीन भारत में जो है असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे और विभिन्न समुदाय जो है इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। तो देखिए, कुछ मामलों में जो है वो जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा जो है वो दी जाती थी। जैसे मान लीजिए, निचली माने जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लग गया। तो देखिए, जब जो है औपनिवेशिक शासन मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन नहीं हुआ करता था, तो क्या होता था कि निचली जाति को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी और जो ब्राह्मण उच्च कुल के लोग थे उनको जो है सज़ा में थोड़ा सा ढीलापन दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन लागू हुआ, तो देखिए, अंग्रेज़ जो है कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी दे के गए हैं, मेरा मानना ये है। तो देखिए, जैसे जैसे परिपक्व होती गई, तो जाति के आधार पर जो है सज़ा देने में जो भेदभाव बरता जाता था, उसका चलन धीरे धीरे खत्म होता गया। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। बिल्कुल सही बात है और इतिहासकारों में इस बात में काफ़ी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। देखिए, एक कारण तो ये है कि औपनिवेशिक कानून जो है वो मनमानेपन पर
आधारित था। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में जो है वो कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो देखिए 1870 के जो है वो राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल है। तो इस कानून में जो है वो राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे जो है वो मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जाता था। जैसे देखिए आपने रॉलेट एक्ट ही पढ़ा होगा, बिना दलील बिना अपील का जो कानून बनाया गया था कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उस पे जो है बिना कार्यवाही किए ही जेल में डाला जाएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, रॉलेट एक्ट जो है इसका उदाहरण है। तो जो है कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के जो है वो सख्त खिलाफ थे। तो भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 10 मार्च 1919 को लागू किया गया। तो पंजाब में जो है इस कानून की भारी विरोध किया गया और इसी क्रम में 10 अप्रैल को जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। और इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। और जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर जो है वो ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके और जो है बिना चेतावनी दिए लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। सभी लोग मारे गए, बहुत जो है जान माल की हानि हुई। ये जालियांवाला बाग कांड जो है वो एक समझ लीजिए जनसंहार ही था, है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। किसके विरोध में जो है ये सभा बैठी थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो आप ये दृश्य देख पा रहे होंगे, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का दृश्य है। कितना भयावह, मतलब देखने में इतना भयानक लग रहा है। तो आप ये सोच के कि जिनके ऊपर बीती है, इतने सारे लोग, मतलब जाने के दो रास्ते थे, वे बंद कर दिए गए थे जालियांवाला बाग में और एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो बचा हो, सभी व्यक्ति मारे गए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रवादी जो है वो अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध कर रहा था। इसकी आलोचना करते थे और अपनी बातों को मनवाने के लिए कई तरीके के जो है आंदोलन करते थे। और यह जो है समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम से नहीं था जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो 19वीं सदी के आखिर तक जो है भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा और कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। और ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरीके से अपना योगदान दे रहे थे। तो देखिए संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। तो हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन होता है। तो कक्षा 6 में आपने देखा ही होगा कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पहले जो है बेटों का ही अधिकार था, लेकिन वो जो है अब मुताबिक बेटे बेटियों और उसकी माँ तीनों को जो है परिवार में संपत्ति का बराबर हिस्सा मिल सकता है। और इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं? एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में हम जो है अब देखते हैं। तो अब बात करेंगे कि नए कानून किस तरह बनते हैं। तो देखिए कानून बनाने में जो है संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह प्रक्रिया जो है जो है चरणों से होकर निकलकर जो है कानून जो है वो पारित होता है। तो ये प्रक्रिया जो है कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले क्या होता है कि समाज के विभिन्न समूहों ही मतलब किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। फिर यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। तो आइए देखें घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। इस पैरा को भी हम देख लेते हैं कि देखिए जब परिवार में कोई पुरुष
जब परिवार का कोई पुरुष जो है आमतौर पर पति घर की किसी औरत से जो है आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है और यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। तो घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू के दायरे में मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या फिर रह चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं अखबार में देखिए क्या छपा है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून के बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। तो देखिए वाक्यांश के थ्रू जो है वो साबित किया गया है कि ये घरेलू हिंसा मतलब कितना बुरा भयावह माना जाता था और ये कानून बनने के पश्चात जो है वो पति लोगों में भय पैदा हुआ और घरेलू हिंसा के कई मामले जो है वो कम हुए हैं। देखिए दिसंबर 2002 में स्थायी समिति अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी और इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठन की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक जो है वो पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है वो लागू हो गया। इससे दो बातें पता चली आपको कि कानून जो है वो पारित कैसे होता है। देखिए सबसे पहले वो सदन में जाएगा, सदन की चाहे लोकसभा में जाए चाहे राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भी पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो जो है वो कानून जो है वो पारित माना जाएगा। तो 2005 में वो सदन के संसद के सामने आया और 2006 में जैसे ही राष्ट्रपति के साइन हुए वो जो है कानून लागू हो गया। तो देखिए इसमें कहा भी जा रहा है कि यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ना। यह कानून जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता भी जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। तो देखिए अब एक और लंबा सफ़र जो है वो शुरू हो गया। कैसे कि देखिए हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उसे सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ से जो है वो नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस और न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। देखिए हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं और हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा होता क्या है। तो देखिए जब परिवार का कोई पुरुष, आमतौर पे पति, घर की किसी औरत यानी कि पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, औरत को नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है, वह शोषण जो है वो घरेलू हिंसा कहलाता है। और कानून जो पारित हुआ है उसमें दो से तीन अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं। देखिए पहला अधिकार ये हुआ कि यह कानून जो है एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। दूसरा है कि किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा का आदेश देता है। और तीसरी बात ये हो गई कि महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता जो है वो अपने पतियों से प्राप्त कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो है ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया जा सकता है। तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो पहला उपाय ये हुआ कि आप जन सुनवाई के माध्यम से है कार्यक्रम आयोजित करके आप इस कानून के बारे में लोगों को बता सकते हैं। संवाददाता सम्मेलन बुलाएं, कंप्यूटर पर ऑनलाइन याचिका शुरू की जाए या फिर कुछ संगठनों के साथ चर्चा की बैठकें जो है वो आयोजित की जाएँ। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है और उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है और इस हालत से उबरने के लिए औरतें जो है वो तरह तरह से संघर्ष करती हैं। इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय
सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि जब औरतें जो है वो प्रताड़ित होती हैं या फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है तो उन्हें पीड़ित की बजाय क्या कहा जा सकता है, तो उन्हें कहा जा सकता है सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है, जो कि एक अंग्रेजी का शब्द है। तो ये उदाहरण तो है जो इससे साफ साबित हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका जो है वो कानून बनाने में कितनी अहम है। तो देखिए कानून बनाने में अहम भूमिका कैसे हुई कि लोग जो है संघर्ष करना शुरू हुए, अपनी बातें रखना शुरू हुए, फिर वो जो है संसद में पहुंचती है बात, संसद में फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, इसके पश्चात राष्ट्रपति के माध्यम से जो है वो कानून पारित होता है। और वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ जो है बहुत मायने रखती है। और यह आवाज़ टेलीविज़न, रिपोर्ट, अखबारों के जो है संपादकीयों, रेडियो प्रसारण, आम सभाओं के जरिए जो है वो सुनी जा सकती है या फिर व्यक्त की जा सकती है। तो इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अब बात कर लेते हैं कुछ अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में। तो आइए अब एक और स्थिति के पे जो है विचार करते हैं। तो देखिए आपने कई बार देखा होगा संसद में कि एक संसद जो है ऐसे कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, और ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों की राय जो है उसमें एक जैसी नहीं होती, और लोगों को ये रास भी नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं और उसके खिलाफ जनसभाएं करते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, और हमारे जैसे जो है लोकतंत्र में आम नागरिक जो है संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानून के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे लोग जो है यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून को जो है उस पे दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने या फिर फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले या फिर फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पे और कुशलतापूर्वक जो है वो प्रदान करते हैं, और इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। तो लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की उपेक्षा भी तो कर रहा है। तो इसमें विवाद खड़ा हो गया, या तो अगर वो कानून पारित कर रहा है तो उनके लिए एक ऐसी जगह प्रोवाइड कराए जहाँ पे वो अपनी चीज़ें बेच सकें। तो ऐसे कानून पारित होने से क्या कौन सी स्थिति पैदा होती है? ऐसे कानून पारित होने से टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, और जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून जो है वो सही नहीं है। अब हम इस पैरा को भी देख लेते हैं। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों के विरोध या फिर उनकी आलोचना करता था। तो इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय जो है दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 में भी हमने पढ़ा है। जैसे हमने पढ़ा था कि देखिए रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। तो कई सारी ऐसे कानूनी लड़ाई लड़ी गई हैं जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है। तो टकराव की स्थिति पैदा होगी तो वे इस मुद्दे को लेके जो है कहाँ जाएंगे? अदालत की शरण में जाएंगे। और यदि यदि जो है अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसे रद्द भी कर सकती है। तो आप देखिए फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि लोगों के द्वारा जो है वो आंदोलन किया जा रहा है, तो विरोध किया जा रहा है बिल का जो है। तो देखिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका जो है वो प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है।
इसके बाद भी हमारी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे देखिए, अखबारों में, अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे संसद जो है कर क्या रहे हैं, कुछ जनता के लिए कर भी रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने आंदोलन के माध्यम से उन्हें बताना होगा कि हमारे द्वारा ही वे चुन के संसद में गए हैं, सांसद बने हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के हित में कार्य करें। और अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। और आर्टिकल 19 के तहत हमें जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त ही है, तो हम अपने विचार जो है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम जो है वो सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, कानून का शासन, तो सभी कानून जो है देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होते हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। दूसरी बात ये हो गई कि कानून जो है वो जाति या फिर धर्म नहीं देखता। मतलब क्या, कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तीसरी बात ये हो गई कि किसी भी अपराध या फिर कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे जितना बड़ा धरना से उठे हो, चाहे गरीब हो, सभी को एक प्रकार की सज़ा जो है वो निश्चित की गई है। तो कानून का उल्लंघन, उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो यह यातायात के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया। इसमें से दो कारण बताइए। तो देखिए, पहला कारण ये बताते हैं वे लोग कि ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमानी तरीके से लागू किया, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में कानूनों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन ये है कि घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, और महिला जो है संगठन ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, महिला संगठन की सबसे पहली भूमिका ये है कि उन्होंने जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें और विचार सुने। ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई कि महिला संगठन ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की ज़रूरत महसूस की। तीसरी बात ये हुई कि महिला संगठन ने जो है विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की। चौथी बात ये हुई कि घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। पांचवी बात ये हो गई कि 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में इसे घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है वो लागू हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो देखिए, क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारत में जो है औपनिवेशिक सरकार ने बहुत ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे और ये कानून का शासन नहीं था। दूसरी बात ये हो गई कि राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था। आप सभी जानते हैं कि भारतीयों को जो है वो समानता का अधिकार नहीं प्राप्त था। जो भी ब्रिटिशर्स कानून बना रहे थे वे अपने मुताबिक और अपने फ़ायदे का बना रहे थे। और राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो। और राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो देखिए, शब्द संकलन भी देख लेते हैं इस चैप्टर का। बात करेंगे आलोचना की। किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम। सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधे या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए
किया जाता है। और इस अध्याय में जो है विकास क्रम का मतलब ये है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के विचार किस तरह अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हो। बात करेंगे राजद्रोह के बारे में। तो देखिए, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विरोध किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती। 1870 के विद्रोह को जो है एक राजद्रोह के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार जो है व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। अगला टर्म है दमनकारी। तो स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या फिर अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। और इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते थे और उन्हें सभा करने या फिर अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया जाता था। आप जालियांवाला बाग हत्याकांड देख ही रहे हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा की गई और जान निकलने के सारे दरवाजे बंद करके कितना बड़ा जनसंहार हुआ था, जो कि कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है मेरा वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो है आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस समय आपके पास भरपूर टाइम होगा, तो वीडियोस को जितनी बार आप देखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। तो जहाँ आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।